देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों में देखिए कल शानदार रिकवरी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि हफ्ते के आखिरी दिन क्या ये रिकवरी टिकाऊ होगी। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत, FIs की तरफ से कुछ शॉर्ट कवरिंग के संकेत भी आए हैं। तो वीकेंड सेशन कैसा रहेगा, क्या लेवल्स अहम है और किस तरह से हुआ आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षद सावंत। कल भारतीय बाजारों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, 7800 पर वापसी निफ्टी की। सेंसेक्स में भी आप देखिए 300 पॉइंट की बढ़त और बैंक निफ्टी ने पूरा मूड बनाया इन तेजी के ट्रेड्स का। छोटे मझौले काउंटर्स में भी जमकर खरीदारी हुई। ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस लार्जली हमने देखा है दिग्गज और छोटे बैंक्स की ओर से ही देखने को मिला। इसके अलावा सीमेंट कंपनियां थी, कैपिटल गुड शेयर थे जहां पर खरीदारी हुई। लेकिन आज क्या कल की बढ़त टिक पाएगी, संकेत क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। अमेरिका में हल्की सी बढ़त ही देखने को मिली है, कुछ वॉलेटिलिटी वापस लौट कर आई है। एशिया ट्रेड, चाइना आज फिर बंद है। आशीष हमारे साथ है हाइलाइट्स बताने के लिए कि अमेरिकी मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति कैसी है। हाय, गुड मॉर्निंग। अमेरिका में मिला जुला कामकाज हुआ था, जिसे हम मिक्स ट्रेड कहते हैं। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, अच्छा मोमेंटम था, लेकिन पूरी तरह से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और फाइनली इनफैक्ट डाउ और S&P तो हल्के हरे निशान पे, और नैस्डैक में ऑलमोस्ट 1/3% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली। क्यों आया ये दबाव एकदम से? एक तो शुरुआत अच्छी हुई थी क्योंकि ECB के आउटकम आ रहे थे, वो मैं डिटेल में आगे आपसे शेयर भी करूंगा। उसके बाद अच्छा मोमेंटम अमेरिकन मार्केट्स में पिकअप हुआ, लेकिन ऑयल प्राइसेस में जिस तरह से अस्थिरता थी, एक नर्वसनेस की बात वो थी। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आज जो फाइनल जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, यानी कि शुक्रवार देर शाम वहां पे अमेरिका में जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, उससे पहले वहां पे मुनाफा वसूली आई। ये जॉब्स रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट लेबर मार्केट का इंडिकेशन होगा फेब की अहम 16-17 सितंबर को आने वाली बैठक से पहले। और ट्रेडर्स वहां पे मान रहे हैं कि अगर कोई भी इंडिकेशन आए कि जॉब रिपोर्ट मजबूत आती है तो शायद वोलेटिलिटी, अस्थिरता अमेरिकन मार्केट में बढ़ती हुई नजर आएगी और शायद कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आए। और इसीलिए कल हमने देखा ऊपरी लेवल से एक मुनाफा वसूली फाइनली वहां पर आई। यूरोप में तगड़ा मोमेंटम था, इनफैक्ट अच्छा से ज्यादा अच्छा वर्ड यूज करा मैंने, 2 से 2.5% के आसपास की तेजी थी। दिन के हाईस पे जाके यूरोपियन मार्केट्स क्लोज हुए। और यहां पर ECB की कल बैठक थी, यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, और उसने एज एक्सपेक्टेड दरों में कोई बदलाव नहीं करा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बाजार में टूल इसीलिए आया क्योंकि इंडिकेशंस आए कि शायद ECB अपने स्टिमुलस को, ईजिंग प्रोग्राम को बढ़ा सकता है। ECB ने कल स्पेसिफिकली हाईलाइट करा कि जो पब्लिक सेक्टर परचेज प्रोग्राम होता है, यानी कि यूरोजोन की जो तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं या तमाम इंस्टीट्यूशंस जो वहां पे लोकेटेड हैं, उनकी बॉन्ड्स का जो बाइंग प्रोग्राम होता है जो ECB करता है, उसे बढ़ा दिया जाएगा 25% से बढ़ाकर 33%, यानी कि 8% के आसपास के इजाफे की यहां पे बात करी गई है। इससे मार्केट सेंटिमेंट्स बूस्ट हुए कि शायद ECB फाइनली यहां पे स्टिमुलस भी अल्टीमेटली बढ़ाएगा, और इसीलिए यहां पे तगड़ी खरीदारी आती हुई नजर आई। एशिया, जैसे आप लोगों ने हाईलाइट करा, चीन के मार्केट्स कल बंद थे, चीन के मार्केट्स आज भी बंद है, लेकिन हैंगसेंग यानी कि हांगकांग के मार्केट्स आपको खुलते हुए आज नजर आएंगे कल के मार्केट क्लोज के बाद। ECB के आउटकम के बाद एक्सपेक्टेड था कि कुछ रिएक्शन आएगा, लेकिन शायद एशियन मार्केट्स पूरी तरह से US से क्यूज ले रहे हैं। तमाम मार्केट्स कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए आपकी स्क्रीन पर, और SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन शायद कमजोरी भरा रहे, 1/3% की कमजोरी के इंडिकेशंस। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। आज भले ही संकेत थोड़े से नर्म है एशिया की ओर से, लेकिन अनिल मेरे ख्याल में सभी की नजरें होंगी अमेरिकी बाजार के ट्रेड पर। जॉबलेस डेटा कैसे आता है, वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट होती है या नहीं, ये ड्राइविंग फैक्टर रहेगा आगे। बिल्कुल सोमवार के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया भर के बाजार जो मूड बनाएंगे वो फेड की मीटिंग के बाद बनाएंगे कि उन्हें डायरेक्शन किस तरफ लेना है, और शायद उससे पहले चीन क्या कहीं कोई और बड़े डेवलपमेंट करता है। इनफैक्ट दुनिया भर के बाजारों में आज और कल 2 दिनों में, यानी कि कल पिछला ट्रेडिंग सेशन और आज, सबसे बड़ी खबर ही शायद ये कि चीन के बाजार बंद है, और इसी वजह से एक्शन नजर आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि कहीं कोई खास रुझान तेजी या मंदी का नहीं होता दिख रहा है। अब SGX निफ्टी और एशियाई बाजारों में जो रुझान थोड़ी कमजोरी का दिख रहा है, उसकी बड़ी वजह है कि अमेरिकी बाजार शांत शुरुआत करने के बाद अच्छी तेजी दिखाकर दिन के लो लेवल पर आकर फिसल कर बंद होते हुए दिखे, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का जो माहौल बनता हुआ दिखा है, वो ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस न अमेरिका में इन्वेस्टर्स को है न बाकी दुनिया भर के बाजारों में, और जो कुछ भी स्टेबिलिटी थोड़ी सी आई है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से, या यूं कहें कि बाजार ओवरसोल्ड थे, काफी कुछ गिर चुके थे, तो थोड़ी बहुत जो कमजोर शॉर्ट्स हैं या लोअर लेवल के शॉर्ट्स हैं वो कवर होते हुए दिखे, और वही एक बड़ी वजह है। तो बाजार का मूड माहौल बदले उसके लिए बड़ी इवेंट या तो चाइना से आनी है,
या फिर अमेरिका की फेड की तरफ से ब्याज दरों पर क्या डिसीजन होता है। तो जब तक ये दो इवेंट्स आपके बाहर नहीं निकलती तब तक ग्लोबल मार्केट्स एक बड़ी शार्प वी शेप रिकवरी दिखा पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। तो रिकवरी कल जो होनी थी काफी हद तक हुई है। अब आज आपके लिए नए ट्रिगर्स तेजी की तरफ के हैं नहीं एक्चुअली। और अगर आप कैश मार्केट की पोजीशंस देखें, एफआईआईज वैसे भी खरीदारी के मूड में तो आए नहीं है, हालांकि वायदे बाजार में फिर से वो तेजी की पोजीशंस ली गई है। तो क्या ये हेज कर रहे हैं या फिर धीरे धीरे करके मूड बदलेगा और हम फाइनली इवेंचुअली देखेंगे कैश में भी खरीदारी आती हुई? हर्षिता, कल की तेजी में पूरी तरह से जो कंट्रीब्यूशन है वो वायदा कारोबार के आंकड़ों का है। आप देखिए 460 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं एफआईआईज ने और 320 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। अच्छी तेजी, क्वालिटी तेजी आप तब मानते हैं जब आपको ये लगता है कि कैश मार्केट में बिकवाली नहीं हो रही है और खरीदारी हो रही है। अब आप देखिए 400 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में है और उसके बावजूद बाजार 300 अंक ऊपर थे। इसका मतलब साफ है कि एफआईआईज का जो रुझान थोड़ा सा मीडियम से लॉन्ग टर्म का इस वक्त जो भारतीय बाजारों पर बना हुआ है, लॉन्ग टर्म नहीं मीडियम टर्म कहना ज्यादा सही होगा, वो अभी भी कमजोरी की तरफ है और कैश मार्केट में वो बिकवाली कर ही रहे हैं। अब ये अलग बात है कि डोमेस्टिक फंड्स ने कल काफी दमदार खरीदारी की है, 850 करोड़ के आसपास की, और वो खरीदारी उनकी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा होती हुई नजर आई है। लेकिन जो आंकड़े एफआईआईज की तरफ से दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दिखा रहे हैं, कहीं कोई एफआईआईज खरीदारी के मूड में है नहीं। एक्चुअली कल बैंक निफ्टी भी एफआईआईज ने खरीदा है और निफ्टी भी खरीदा है, लेकिन साथ साथ में पुट ऑप्शंस में भी खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो एक संकेत साफ है कि इतना गिरने के बाद 7,700, 7,750, 7,800 ये लेवल हैं जहां पर एफआईआईज जानते हैं कि बाजार एक सीधे तौर पर एक ही तरह से गिरते हुए नहीं दिखेगा, कहीं कहीं रुकेगा। तो ये शायद वो रुकने वाली जगह है और वहां पर जब आपको पता है कि 2-3 दिन आपको कोई बड़ी नेगेटिव खबर नहीं आनी है दुनिया भर के बाजारों से, तो क्यों न कुछ शॉर्ट्स कवर कर ली जाए और इंतजार किया जाए हायर लेवल्स का। तो ये रणनीति कल के आंकड़ों में साफ तौर पर एफआईआईज की तरफ से दिख रही है। तो एफआईआईज का रुझान बेहद साफ है कि थोड़ी सी शॉर्ट्स कवर करेंगे, ऊपर आया 7,900, 8,000 की रेंज में, तो वो बाजार को फिर से बेचेंगे, वहां पर फिर से शॉर्ट बनाएंगे या हेज करेंगे। ये संकेत साफ तौर पर कल के आंकड़ों से भी दिख रहे हैं। वायदे बाजार की पोजीशन से ही आपने कहा है कि पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है, तो आज ट्रेडर्स के लिए क्या संकेत है? कितने चांसेस हैं कि अब यहां से और फिर 7800 एंड बियॉन्ड के लेवल्स पर पोजीशंस एक्टिव होना शुरू होंगी? ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब मैं ये कह रहा हूं कि 7,800 का लेवल बेहद अहम है और आज भी आंकड़े वही बता रहे हैं कि अगर आप 7,800 के ऊपर टिके रहते हैं, बने रहते हैं, तो बहुत ज्यादा कमजोरी की आशंका नहीं है। 7,800 के नीचे निकलने के बाद मूड माहौल थोड़ा सा कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा और उसकी वजह साफ है कि अब भी 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 7,800 के पुट पर बना हुआ है, जो कि हाईएस्ट लेवल पर है। तो वीकेंड सेशन है, फर्ज करें आप 7,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि आप 7,800 के आसपास शुरुआत करेंगे। अब उस शुरुआत करने के बाद थोड़ी कमजोरी बढ़ जाए तो फिर वीकेंड सेशन पर बिकवाली का प्रेशर तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से बढ़ सकता है, ये संकेत है। और वो इसलिए क्योंकि अगर 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है और अगर ट्रेडर्स को ये डर है कि ग्लोबल रिकवरी बहुत टिकाऊ नहीं है, सोमवार को क्या हो सकता है चाइना के बाजारों में, वीकेंड पर किस तरह की खबरें आ सकती है, इन सबको देखते हुए शायद थोड़ी अनवाइंडिंग का प्रेशर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत शॉर्ट्स बनेंगे, लेकिन तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन भी अगर कम होती तो वो भी एक बिकवाली के बराबर है। तो हो सकता है नीचे का दबाव आपको बढ़ता हुआ नजर आए। जो वायदा कारोबार के संकेत है वो साफ तौर पर बता रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में कल कोई खास लॉन्ग नहीं बने, वहां पर भी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी में तो साफ तौर पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है, 3.25 लाख शेयर कल जुड़े हैं बैंक निफ्टी में, कम हुए हैं माफ कीजिएगा ओपन इंटरेस्ट में। इसका मतलब साफ है कि कल बैंक निफ्टी के 2% बढ़ने के बावजूद अगर ओपन इंटरेस्ट इतना कम होता है तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने और कुछ शॉर्ट ट्रेडर्स ने भी अपनी पोजीशन को खत्म किया है। निफ्टी में भी वैसा ही मामला है, 1.5% निफ्टी ऊपर है और आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में 1 लाख शेयर कम होता हुआ दिखा है। तो दोनों ही तरह के ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम नजर आ रहा है डायरेक्शन को लेकर। मंदी करने वाले भी इंतजार करना चाहते हैं थोड़े हायर लेवल का और तेजी शॉर्ट करने के लिए, और तेजी करने वाले ट्रेडर्स भी देखते हैं जैसे ही उछाल आए, हमारी प्राइस आए, उसके आसपास आए तो बाजार में थोड़ा सा हल्का हो जाना ठीक है। ऑप्शंस के 2 डेटा बेहद अहम है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। कल के सेशन में इस बाजार में 7,200 और 7,300 के पुट पे काफी जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। 7,200 पर 8.5 लाख शेयरों का और 7,300 पे 5 लाख शेयरों का। इसका मतलब साफ है एफआईआईज की तरफ से इन लेवल पर जो पुट बाइंग हुई है वो एक संकेत ये दे रही है कि बाजार में कहीं कहीं उन्हें एक नीचे की रिस्क नजर आ रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसे कवर कर रहे हैं, लेकिन उसकी हेजिंग रखने के लिए बहुत लोअर प्राइस के पुट खरीद रहे हैं। और अगर एफआईआई 7,200, 7,300 के पुट काफी तेजी से खरीदते हैं तो फिर थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। तो आप भी चाहें तो पुट ऑप्शन खरीदकर अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं या फिर आप नीचे की रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं कि इस वक्त लोअर साइड पर पुट में एडिशन होता हुआ दिख रहा है। बाकी वायदा कारोबार के आंकड़े न्यूट्रल हैं,
कोई खास तेजी के आंकड़े हैं नहीं। जो कुछ भी है हर्षदा वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। आज की रणनीति क्या होगी अनिल जी? अगर इतनी शॉर्ट कवरिंग आ गई है, क्या ये बढ़ सकती है? क्या इंटरनेशनल क्यूज जो थोड़े से आज फीके हैं उसके सामने हम 7800 को होल्ड कर पाएंगे? अगर सरप्राइज आना है आज तो शायद नीचे की तरफ आता हुआ दिखे, वो ज्यादा संभावना है। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो ना, लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत टूटा हुआ है इसलिए आप ऊपर के लेवल पर बहुत ज्यादा तेजी करने के मूड में आती नहीं। अब जो आज मुझे लेवल्स दिख रहे हैं, एक तो जो हमने बात की कि 7800 आपका सेंटीमेंट डिसाइड करने के हिसाब से एक फैक्टर होना चाहिए कि आप 7800 के ऊपर हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है वीकेंड सेशन पर भी, और 7800 के नीचे हैं तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अल्टीमेटली जो लेवल्स मैं आज के लिए देख रहा हूं 7750 ये ज्यादा अहम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और अगर आज की क्लोजिंग हम 7750 के नीचे न दें तो फिर बहुत बुरे नहीं है, अच्छे तो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि लगातार दूसरा वीक हम बहुत कमजोर क्लोजिंग दे रहे होंगे। पिछले हफ्ते हमने 8000 के आसपास की क्लोजिंग दी, इस बार हम फिर 7750 7800 के आसपास भी क्लोजिंग देते हैं तो वो खराब ही है, लेकिन फिर भी बहुत बुरी क्लोजिंग नहीं कही जाएगी। तो 7750 की क्लोजिंग या वो लेवल आज के लिए लोअर साइड पर बेहद अहम है। अब आइए ऊपर, अगर क्लोजिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो फिर 7825 के ऊपर आज वीकली क्लोजिंग आपको मिले तो ज्यादा ठीक, या यूं कहें कि कम खराब क्लोजिंग होगी। ऊपर का लेवल जो अल्टीमेटली बाजार दिखा सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखे तो वो होगा 7925 का। 7925 के पार जाकर टिक पाना बाजार के लिए बेहद मुश्किल होगा। अब दिक्कत एक और क्या है, सेकंड हाफ, वो इसलिए कि यूरोप कल काफी जबरदस्त मजबूती के साथ बंद हुआ, और अब जिस तरह से ग्लोबल मार्केट का माहौल है तो काफी संभावना ये बनती कि यूरोप के बाजार आपको सुस्ती के साथ, कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दें। तो अगर यूरोप से कमजोरी बढ़ती हुई दिखे तो सेकंड हाफ आपको वहां से डायरेक्शन लेना होगा और यूएस फ्यूचर्स किस तरह से ट्रेड करते हैं। लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बाजार में जिस तरह से कल आपने ज्यादातर वक्त हरे निशान के साथ ट्रेड होते हुए देखा, आज लाल निशान के साथ होता हुआ दिखेगा। दबाव ज्यादा रहेगा, शायद सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है या कुछ वोलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन ट्रेडिंग रेंज आपके लिए शायद छोटी होती हुई दिख सकती है। तो ऐसे में बेहतर ये कि बड़ा ट्रेड लेने के, बड़ी नई पोजीशन लेने के थोड़ा सा अपने ट्रेड्स को कम करने की कोशिश करें। वीकेंड पर ज्यादा रिस्क रखना ठीक नहीं है। जिस तरह का ये हफ्ता रहा है वैसे ही अगला हफ्ता भी काफी वोलेटाइल रह सकता है, तो थोड़ा सावधान रखें। इन्वेस्टर्स के लिए जरूर मौके बन रहे हैं, धीरे धीरे इस कमजोर बाजार में अच्छी क्वालिटी के शेयर जो करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं वहां पर अपना होमवर्क करके रेडी रहें पैसा लगाने के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। 7817 के आसपास स्टेक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ, लेकिन जब लौटेंगे हम आपको बताएंगे वो टॉप 10 स्टॉक्स जहां पर आज पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर। कल की तेज बढ़त के बाद आज संकेत है कि 7800 के आसपास ही ओपनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन हल्की नरमी जरूर दिखाई दे रही है शेयर बाजारों के संकेत अगर ले। लेकिन कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए जहां पर आज पूरा एक्शन देखने को मिलेगा? हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी रिसर्च टीम के वरुण दुबे, सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। कौन से स्टॉक्स हैं आज एक्शन में, इन्हीं से समझते हैं। शुरुआत सोनम आपके साथ। शुरुआत सिप्ला के साथ करना चाहेंगे, जहां पे सूत्रों के अनुसार सिप्ला हेटेरो ड्रग्स के यूएस कारोबार को खरीद सकता है। ये डील लगभग 500 से 550 मिलियन डॉलर्स की हो सकती है। इस एक्विजिशन के जरिए हेटेरो का यूएस कारोबार सिप्ला के एबिटा को लगभग 50 मिलियन डॉलर्स जुटा पाएगा। आपको बता दूं यूएस कारोबार फिलहाल कंपनी को सिर्फ 8% कंट्रीब्यूट करता है और सिप्ला यहाँ पे पूरी तरह फोकस है इस शेयर को बढ़ाने पर। इसके अलावा एमटेक ऑटो, कल आपको याद होगा इस स्टॉक की जम के धुलाई हुई थी। दरअसल काफी सारे एफआईआर ने इस स्टॉक में कल बिकवाली की है। स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन मॉरिशस ने करीब 27,40,000 शेयर यहां बेचे हैं ₹35.88 प्रति शेयर के भाव पे। इसके अलावा बार्कलेस कैपिटल मॉरिशस ने भी 12,16,000 शेयर बेचे हैं ₹36.5 के भाव पे। तो जम के बिकवाली इस काउंटर में कल हुई है बड़े एफआईआर की तरफ से। सिर्फ यही नहीं, दरअसल इस कंपनी ने 17,000 करोड़ के एक लोन है उस पर डिफॉल्ट कर दिया है और केयर ने भी इसकी जो रेटिंग है उसे सस्पेंड कर दिया है। तो और फार्मा काउंटर्स फोकस में आते हुए ग्लेनमार्क और लुपिन दोनों कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर आई है। सबसे पहले ग्लेनमार्क, जहां पर कंपनी के नए मॉलिक्यूलर एंटिटी एंटीबॉडी GBR813 ने फेज 1 क्लिनिकल स्टडीज को कंप्लीट कर दिया है नीदरलैंड्स में। फेज 2 में एंटर करने जा रही है, तो R&D का फायदा डेफिनेटली कंपनी को मिलता हुआ। साथ ही लुपिन के लिए पॉजिटिव खबर यह है कि उन्होंने डेलेक्सटाइन 40 mg दवा को यूएस मार्केट में रिलीज कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। आपको बता दूं ये दवा एंटी डिप्रेसेंट दवा है या फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करती है। ये जेनरिक वर्जन है एली लिली के सिंबाल्टा दवा की, और लुपिन एक लौता मैन्युफैक्चरर्स दवा का, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लुपिन के लिए।
इसके अलावा अशोक लेलैंड के काउंटर पे नजर रखें, क्योंकि आरबीआई ने इस कंपनी की जो एफआई इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसे 24% से बढ़ा के 40% कर दिया है। हालांकि अब भी एफआई का इस कंपनी में करीब 20% के आसपास का हिस्सा है, यानी कि जो एफआई लिमिट है वो अब तक ट्रिगर नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसे बढ़ा के 40% कर दिया गया है। एसबीआई का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर बैंक सरकार को जो प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करेगी उसका कंपनी ने इश्यू प्राइस 274 रुपए प्रति शेयर तय कर दिया है और इसके जरिए कंपनी की 5,393 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। वहीं दिग्गज ब्रोकिंग फर्म सीएलएसए की रिपोर्ट आई है जिसमें ये आईटी सेक्टर के ऊपर काफी बुलिश है। इनका कहना है कि जो रुपये में डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका फायदा आईटी सेक्टर को काफी मिलता हुआ दिखाई देगा और इसके लिए इन्होंने अपने FY16, FY17 के ईपीएस जो है उसे अपग्रेड कर दिया है और जो एस्टिमेट से जो टारगेट प्राइस के उसे भी 5 से 13% के आसपास अपग्रेड किया है। खरीदारी की सलाह ये दे रहे हैं इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, पर्सिस्टेंट। अपग्रेड किया है विप्रो को आउट परफॉर्मेंस से, इसकी रेटिंग बढ़ा के अंडर परफॉर्मेंस कर दी है। इसके अलावा ई-क्लाउड्स को भी आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है। हालांकि टेक महिंद्रा पे ये बिकवाली की सलाह दे रहा है। इसके अलावा मदरसन सुमी को लेके ये काफी बेरिश है। इनका कहना है कि इस कंपनी के जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है वो तो काफी अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ तकलीफें हैं जो इस कंपनी में अब भी बनी हुई रहेगी, जैसे कि इंडियन जो ऑटो रिकवरी है वो कुछ हद तक स्लो है। इसके अलावा जो चाइना से कंसर्न्स है वो भी इस कंपनी में माउंट होते हुए दिखाई देंगे। इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन अब भी वैल्यूएशन काफी महंगे हैं और इसके लिए 380 से इसका प्राइस टारगेट घटा के 325 रुपए कर दिया है और अंडर परफॉर्मर की रेटिंग इस काउंटर पे इन्होंने दी है। एनबीसीसी और पावर मैक प्रोजेक्ट्स का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एनबीसीसी की। अगस्त में कंपनी को करीब 380 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं और इसके अलावा पावर मैक प्रोजेक्ट्स को अगले 3 सालों के लिए आईएलएफएस तमिलनाडु पावर कंपनी की तरफ से 85.6 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा गायत्री प्रोजेक्ट्स के काउंटर पे नजर रखें, क्योंकि एक लोन इन्होंने प्रमोटर को दिया था करीब 33 का, उसका रिकास्ट पैकेज के तहत पे, और उसी के तहत दरअसल अब ये कंपनी अपने प्रमोटर्स को इशू करने वाली है। करीब 16 लाख शेयर इशू किए जाएंगे। 203 रुपए 78 पैसे प्रति शेयर के भाव पे ये इश्यूएंस किया जाएगा, तो इस काउंटर पे भी नजर रखें। ज्योति लैब्स का काउंटर फोकस में रहेगा, जहां पे जर्मन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी हेंकेल खरीद सकती है 26% का स्टेक ज्योति लैब्स में। आपको बता दूं ज्योति लैब्स एक लोकल फैब्रिक व्हाइटनर और डिटर्जेंट मेकर कंपनी है। हिस्सा खरीदने के लिए हेंकेल के पास मार्च 2016 तक का ही वक्त है। ये सौदा 500 से 600 रुपए प्रति शेयर के दायरे में हो सकता है और इस डील से ज्योति लैब्स हेंकेल के एक्सप्राइस को इस्तेमाल कर पाएगी। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी ने आयरन और लंप के दाम 2850 प्रति मीट्रिक टन और फाइन्स के दाम 1660 प्रति मीट्रिक टन ये दाम तय किया है। इसके अलावा सबसे आखिरी में सब सारे एविएशन स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि एविएशन मिनिस्ट्री ने दरअसल एक मीटिंग बुलाई है सभी एविएशन कंपनीज के सीईओ की। दरअसल जो एयरलाइंस के फेयर थे उसको लेकर जो इशू था, जो हाईएस्ट फेयर और लोएस्ट फेयर के जो इशूज थे उसे सॉर्ट आउट करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है और 15 सितंबर को दरअसल ये मीटिंग होगी। इसके अलावा जो ₹1 फेयर स्कीम थी उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा, उसको रिफ्रेम करने के लिए कंपनीज को कहा जाएगा। तो इस मीटिंग पे भी आपकी नजर होनी चाहिए जो 15 सितंबर को होगी। तो ये सारे स्टॉक से जो एक्शन में रहेंगे आज के सेशन में और इन पर तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति, कौन से लेवल से अहम है और कैसे करें ट्रेड, आप बताएंगे हमारे एक्सपर्ट जो जुड़ेंगे हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और चंदन तापड़िया होंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। डालिए नजर एशियाई बाजारों पर इस वक्त, और अगर आप देखें तो कमजोरी का माहौल ज्यादातर बाजारों में देखने को मिलेगा इस वक्त। आप देख सकते हैं हांगकांग के बाजार जरूर थोड़े से हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। उसकी वजह यह कि कल हांगकांग के बाजार बंद थे, तो कल जो दुनिया भर में तेजी हुई इसको थोड़ा सा कैचअप करने की कोशिश वहां हो रही है, लेकिन बाकी बाजारों को देखिए लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। खासतौर से निक्के के बाजार देखिए लगभग 200 अंक नीचे, स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी 1% के नुकसान के साथ, और साथ ही एसजीएक्स निफ्टी भी 22 अंक नीचे। चलिए तैयार करते हैं आपके लिए रणनीति, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल अपनी तकनीकी राय के साथ। चार्ट्स उनके पास हैं, और राकेश बताएं रिकवरी दमदार है कल वाली, आगे बढ़ सकती है या फिर एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है वही सही है, कमजोरी होगी, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी चार्ट्स पे नीचे की तरफ देखें तो 7750 एक अच्छा सपोर्ट बनाया, और जिस फैशन में टेक्निकल पैटर्न में, शॉर्ट टर्म पैटर्न में ये सपोर्ट निकल के सामने है, एज ऑफ नो ऐसा लगता है कि ये पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है
नीचे में जब तक 7750 का सपोर्ट इंटैक्ट है, मार्केट में कॉशियसली लॉन्ग रहना चाहिए। अगर 7750 के लेवल्स टूटते हैं तब मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। एल्स बायस टेक्निकली देखें तो अनिल जी निफ्टी का बायस पॉजिटिव लगता है, और मुझे लगता है कि अगर निफ्टी में तेजी बनेगी तो उस तेजी को शायद आईटी स्पेस लीड कर पाए, क्योंकि आईटी का जो इंडेक्स है अनिल जी उसको देखें तो बड़े स्ट्रक्चर पर एक एज ऑन एज ऑफ अ ब्रेकआउट है, एक ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा हुआ है। अगर सीएनएक्स आईटी इंडेक्स 11,760 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा, और अगर ये 11,760 के ऊपर निकलता है तब मुझे ऐसा लगता है कि फ्रंट लाइन मिड कैप दोनों, फ्रंट लाइन आईटी और एज वेल एज मिड कैप आईटी के अंदर एक रैली देखने को मिल सकती है। ओके, तो टेक्नोलॉजी शेयर शायद यहां से आगे बाजार की बढ़त को बढ़ाएंगे, और उम्मीद यही है कि हम 7800 के ऊपर का समा आसानी से अब होल्ड कर पाए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे, और साथ ही साथ आज की बड़ी खबरें जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ईसीबी से राहत पैकेज जारी रखने के संकेत के बाद यूरोप में 3% का बड़ा उछाल, लेकिन अमेरिकी बाजार सुस्ती में बंद। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी 1/4% नीचे, लेकिन चीन के बाजार आज भी बंद। सिप्ला खरीद सकती है हेटेरो ड्रग्स का अमेरिकी बिजनेस, 50 से 55 करोड़ डॉलर में हो सकता है सौदा। मैट को लेकर चल रहे विवादों पर सरकार ने लगाया फुल स्टॉप। सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी कर चल रहे मामलों को बंद करने का दिया निर्देश। देश में बढ़ी सूखे की चिंता, मौसम विभाग ने कहा सामान्य से 12% कम हुई बारिश। 27 अगस्त से 2 सितंबर तक भारत में सामान्य से 17% कम बारिश। कालेधन पर वित्त मंत्रालय ने जारी की दूसरी बार सफाई। ब्लैक मनी बताने वालों के नाम गोपनीय रखने का दिया भरोसा। ई वॉलेट, वर्चुअल कार्ड को भी माना जाएगा बैंक खाता। और पिछले कुछ दिनों से बाजार में और सोशल मीडिया पर एक ही बात छाई हुई है कि कमोडिटी गुरु, दुनिया भर के जाने माने कमोडिटी गुरु जिम रॉजर्स ने यह कहा कि वो हिंदुस्तान से अपने निवेश को निकाल चुके हैं, पूरा जीरो करके अलविदा कह चुके हैं। और उस पर काफी रिएक्शंस भी आते हुए दिखे, कई लोगों के भी, आम जनता के भी, और साथ ही बड़े बड़े दिग्गजों के भी। ऐसा ही एक रिएक्शन कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह, जो कि हिंदुस्तान के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सीएनबीसी आवाज से बातचीत की एक्सक्लूसिव, और उन्होंने ये कहा है कि अभी ये साफ नहीं है कि जिम रॉजर्स ने भारत में कब, कितना और कहां पैसा लगाया था, तो उनके बाहर निकलने का और जो हिंदुस्तान के बाजारों को खराब बताने का एक उनका जो स्टेटमेंट था, उस पर कितना भरोसा किया जाए। जितने मुंह है उतनी बातें होती हैं। अब हम हर किसी को क्यों सुने? जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया में, कैसे उन्होंने स्टॉक लिए थे, कैसे बेचे, कैसे पैसे बनाए। मतलब वो अमेरिकी मार्केट में शायद एक्सपर्ट होंगे, बट क्या वो इंडियन मार्केट में भी उतने ही एक्सपर्ट है, हमें क्या पता। उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हमारी तरफ पब्लिक मार्केट में तो अवेलेबल है नहीं। लोगों को समझ में आ रहा है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में आती रहती है, और अगर बाहर के रीजनों से अपने मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो उस करेक्शन का फायदा उठाना चाहिए। और ये जो एसआईपी से निवेश हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि हर्षदा, नीलेश भाई ये कह रहे हैं कि जिम रॉजर्स को जरूरत से ज्यादा भाव मत दीजिए, वो उसके लायक नहीं। कमोडिटीज भी वो कितनी अच्छे से समझते हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कमोडिटीज के साइकिल पर अब वो बेरिश हो रहे हैं। पहले बड़े बुलिश थे, और इक्विटी की तो इनकी समझ का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है पब्लिक डोमेन में, जिससे और एक्चुअली सोशल मीडिया पर काफी लोग इस बात से बड़े नाराज है कि मीडिया वाले जिम रॉजर्स को बड़ा भाव दे रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। शायद इसीलिए हमने उनसे सीधे कल बात की थी, और अनिल, और ये साफ निकल कर आया था जब हमने उससे सवाल पूछा कि आपने कितना पैसा लगाया है, कहां पर पैसा लगाया है, उसका उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने बहुत ही घुमा फिरा कर जवाब दिया। ये कहीं कहीं वो ऐसा लगता है ना, आप एक सेंसेशनल स्टेटमेंट देके सब लोग
हिंदुस्तान पर इस वक्त बिकवाली इसलिए कर रहे हैं कि चाइना की प्रॉब्लम है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है। कोई ये कहकर नहीं कर रहा है कि हिंदुस्तान की अपनी प्रॉब्लम है। और जिम रॉजर्स शायद अकेले एक ऐसे मार्केट गुरु या कमोडिटी गुरु जो भी आप कह लें, वो है जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार से डिसअपॉइंट होकर बिकवाली की है। तो एक अलग राय रखते हैं तो लोग नोटिस में आते। तो फिलहाल आपको भरोसा हिंदुस्तान के एक्सपर्ट्स पर ज्यादा करना है, जो नीलेश शाह जैसे हैं, जो कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अपने बाजार के, हिंदुस्तान के बाजार के जो ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं उन पर भरोसा करें। चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। राकेश बंसल तो हमारे साथ हैं ही, अब मयूरेश जोशी और चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। इससे पहले कि बाजार पर राय लूं, मयूरेश, आपने भी सोशल मीडिया में ये काफी एक्शन देखा होगा, लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैसेज घूम रहे हैं कि जिम रॉजर्स ने ये कह दिया, वो कह दिया। लोग, जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग पोजीशन होती है, तेजी करके बैठे, तो इस तरह के स्टेटमेंट पर ज्यादा नाराज भी होते हैं। क्या सेंस आपको मिला है और क्या आप भी सहमत हैं जो नीलेश भाई कह रहे हैं कि भरोसा हिंदुस्तान वालों पर कीजिए, बाहर वालों पर नहीं? बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक, और जितना हम अपने मार्केट्स को जानते हैं इंटरनली, जितना हम अपने कॉर्पोरेट्स को जानते हैं, जो ग्राउंड एक्टिविटी हो रही है, तो मेरा यही मानना है कि जो अपने एनालिसिस होते हैं, आई थिंक दैट इज मच मोर हैविंग डीपर इनसाइट्स, ऑन ग्राउंड रियलिटी होती है। तो आई विल नॉट बी रीडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट एवर इज सेइंग अबाउट द इंडियन मार्केट्स। स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की अभी भी बरकरार है। 77.95 के आसपास के ट्रेड इस समय। निकेई 1% नीचे, हैंगसेंग के मार्केट्स आज हल्की मजबूती के साथ खुले। वहां पर आप देखिए हल्की बिकवाली आना शुरू हो गई है। जी हां, हल्का सा नेगेटिव ट्रेड देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमने 7800 का साथ छोड़ा है। चंदन, कल जो स्थिति रही है जहां पर हमने देखा है 300 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स पर, निफ्टी 7800 के ऊपर टिक पाने में कामयाब, शॉर्ट कवरिंग हुई, क्या वो आज जारी रह पाएगी? जी देखिए, शॉर्ट कवरिंग का पहला दिन था, बाजार नीचे में कहीं ना कहीं 7750 7700 जोन को रेस्पेक्ट दे रहा है और उस लेवल से लगातार बाउंस बैक हो रहा है। यहाँ पे ओवरसोल्ड है और बाजार गिर रहा है, फिर भी पुट कॉल रेशियो अपने आप को 1 के आसपास होल्ड कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि नीचे में हेजिंग पोजीशन बनी हुई है और वापस हेजिंग पोजीशन बन रही है, इसलिए थोड़ा सा बाउंस बैक बाजार में हो सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में देखें, बाजार में जो अभी रिसेंटली पैनिक आ रहा है वो वोलेटिलिटी की वजह से आ रहा है और वोलेटिलिटी इंडेक्स वापस 2 दिन से कूल ऑफ होने लगा है। तो जिस हिसाब से वोलेटिलिटी ऊपर के लेवल से घट रहा है, बाजार में थोड़ी रिकवरी आ सकती है, बट कन्विक्सिंगली डिसीजन तब भी ले सकते हैं जब 7940 से लेके 8000 का जोन है वो बाजार निकाले, तभी एक बाजार का एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है। बट फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 7750 जो कल के लो थे उन पर नजर रखिए, जब तक वो होल्ड करता है वापस बाजार अपने आप को संभालने की ट्राई करेगा, ऊपर में 7880 से 7920 तक के मुंह है बाजार निकालने की यहाँ पे चेष्टा करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो हमने देखा है कि बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हुआ है और 15,800 से 16,000 एक मेजर सपोर्ट है। और इंटरेस्टिंगली देखिए, मई 2014 में बाजार में 15,700 15,800 से ही अप मूव हुआ था और 20,000 तक बैंक निफ्टी गया था। और यूजुअली बैंक निफ्टी का टेक्निकल और डेरिवेटिव्स बिहेवियर निफ्टी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस टर्म्स ऑफ प्राइस फॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से यहाँ से 400-500 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, बट वहां से एक मेजर सपोर्ट आ सकता है जो बाजार को एक वापिस बाउंस बैक मूव के लिए प्ले करता हुआ दिखा सके। तो मेरे हिसाब से बाजार यहाँ पे यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट होना चाहिए। चंदन, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, आज के सेशन के लिए 7800 के लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या 7800 के नीचे अगर हम फिसले, टिके, क्लोज देते हुए दिखे वीकेंड सेशन पर, तो क्या जो 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में, वहां पर क्या एक अनवाइंडिंग का, तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने पुट बेचे हैं उनका सेलिंग प्रेशर आ सकता है क्या? जी हाँ, यदि आज 78 का लेवल यदि नीचे वापस क्लोज होता हुआ दिखेगा तो वो अनवाइंडिंग प्रेशर आएगा और उसके मद्देनजर एक बार 7700 से 7665 जो रिसेट लो बना है उसको वापस टेस्ट करने की यहाँ पे गुंजाइश रहेगी। चलिए, तो 7800 के लेवल पर रखें नजर, उसके नीचे जाने पर 7665 के आसपास के जो लोज हमने बनाए थे, 25 अगस्त को ये लो बना था, पिछले मंगलवार को। जी हाँ, पिछले मंगलवार को, तो उस पर नजर जरूर आपको रखनी चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की, लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस हमारा शिफ्ट होगा अब स्टॉक्स पर। स्टॉक्स कौन से आज एक्शन में रहने वाले हैं, तेजी करें, मंदी करें, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बीच इंपॉर्टेंट लेवल एक एसजीएक्स निफ्टी पर 7800 के नीचे का और 25 पॉइंट की अगर आप प्रीमियम निकाल कर देखें तो जो लेवल हम बात कर रहे थे हर सुबह 7750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसकी तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए कैसे शुरुआत होती, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर। हमारे साथ है आज आपको एक सीधे स्ट्रैटेजी समझाने के राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और चंदन तापड़िया। और अब फोकस करते हैं कुछ काउंटर्स पर और कुछ बड़े मूवर्स पर। सिप्ला पर नजर रखिए। यहाँ पर हमने देखा है कि हेटेरो ड्रग्स एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसके ये US बिजनेस को एक्वायर करने की कोशिश में है और 50 से 55 मिलियन डॉलर के बीच वो 50 से 55 करोड़ डॉलर के बीच वो ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, वो डील होगी। मयूरेश, क्या इंपॉर्टेंस है US में सिप्ला के लिए अपने कारोबार को बढ़ाने की और कितना फिर इम्पैक्ट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक में? क्योंकि हमने देखा है इन फार्मा कंपनियों पर फिर से खरीदारी का मूड बन रहा है। क्या आप तेजी करेंगे इधर? मॉर्निंग अर्षद जी, आई थिंक क्लियरली US मार्केट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट्स होता है किसी भी फार्मा कंपनी के लिए, क्योंकि जितने भी ऑफ ब्रांडेड जेनेरिक प्रोडक्ट्स ऑफ पेटेंट होंगे, आई थिंक काफी फार्मा कंपनीज को फायदा होगा। अभी हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की नहीं अब तक ऑन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इम्पैक्ट हेटेरो ड्रग्स विल हैव इन टर्म्स ऑफ सिप्ला's बैलेंस शीट। बट जनरली अगर हम सिप्ला का कोर बिजनेस देखें तो CFC इनहेलर मार्केट इटसेल्फ प्रेजेंट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर सिप्ला। अराउंड $3 billion इज आवर ओन एस्टिमेट्स फॉर द ओवरऑल मार्केट साइज विच कैन बी पोटेंशियली एड्रेस्ड। हैविंग सेड दैट, आई थिंक अगर आप UK मार्केट्स की बात करें, वहां भी एक एड्रेसेबल मार्केट है एंड ANDA पाइपलाइन इज क्वाइट स्ट्रांग। हालांकि आई थिंक अप्रूवल्स हैव ग्रोन एट अ वेरी टेपिड पेस और इनकी जो अफ्रीकन ऑपरेशंस थी, आई थिंक दैट इज टेकिंग सम अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टार्ट ब्लेंडिंग इन ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। तो मुझे लगता है आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चरली आई थिंक द स्टोरी इज क्वाइट इंटैक्ट। बट फ्रॉम एन इमीडिएट पर्सपेक्टिव अगर मैं 12 महीने की बात करूं तो आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडरिंग द अर्निंग्स prospect that Cipla can deliver। तो मुझे लगता है कि विद इन द फार्मा स्पेस अभी भी आई थिंक ऑरोबिंदो फार्मा एक बहुत अच्छी पिक लगती है हमको। केपेक्स प्लान्स जैसे इनकी ANDA पाइपलाइन है, जैसे इनका आई थिंक जो इंजेक्टेबल्स बिजनेस है, दे आर एक्सपेक्टिंग 18 अप्रूवल्स टू कम थ्रू और वैल्यूएशंस आई थिंक ये काफी सपोर्टिव है फॉर ऑरोबिंदो एट दिस प्राइस। तो फ्रॉम अ 12-month पर्सपेक्टिव शायद आई थिंक आई विल बी प्रेफरिंग ऑरोबिंदो फार्मा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये राय सिप्ला पर आती हुई दिख रही है इस वक्त साफ तौर पर। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में कल दिखे, राकेश, एमटेक ऑटो, फंडामेंटली बात करना बेकार है, इसीलिए मैं आपसे टेक्निकल राय ले रहा हूं। पहले तो 2 एक्शन कल हुए हैं, स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन और बार्कलेज दोनों ने बिकवाली की कल के सेशन में। स्विस फाइनेंस ने बेचे हैं 27 लाख शेयर, बार्कलेज ने 12 लाख शेयर। तो पहली बात तो एक 2 बड़ी FIs की बिकवाली। दूसरा 17,000 करोड़ का लोन खतरे में, डिफॉल्ट की बात की जा रही है। और तीसरा केयर जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इनकी रेटिंग कर दी है सस्पेंड। शायद ये 3 बड़े कारण थे जिन्होंने मिला के कल स्टॉक की फिर से बड़ी भारी भरकम धुलाई कर दी। अब ये कब से डबल डिजिट में आ जाएगा पता नहीं। तो यही जानना चाहता हूं कि डबल डिजिट में कब आने वाला है। और अब भी काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने छोड़ा नहीं है कि ठीक है जितना गिरना था गिर गया, अब और कितना गिर जाएगा, ये समझ के जो पोजीशन रखी हुई है, क्या ये अभी भी मौका है बेचकर निकल जाए? अनिल जी, टेक्निकली देखें तो ऑल टाइम लोज पे स्टॉक आ गया है। 2002 में स्टॉक की NSE पे दोबारा से रीलिस्टिंग हुई थी और उन लेवल्स को 39 के लेवल्स को स्टॉक ने अच्छी वॉल्यूम्स के साथ तोड़ा है। एक अनचार्टेड टेरिटरी में नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ देखें तो कोई सपोर्ट नहीं है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी स्ट्रांग है डाउन साइड की तरफ। हर उछाल पे बेचना ही चाहिए और फर्दर बड़ा डिक्लाइन यहां से रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन उछाल आएगा क्या और आएगा तो कितना? ओवरसोल्ड तो होगा आपके चार्ट पर। उछाल आने का मतलब ही क्या है? नहीं अनिल जी, उछाल नहीं अनिल जी, उछाल नहीं आएगा क्योंकि जिस तरीके से इसने 39 के लेवल्स को तोड़ा है, ऑल टाइम लोस पर आया है। स्टॉक टेक्निकली काफी वीक है और नीचे के जो घर हैं एकदम इसके खुले हुए हैं। फर्दर डिक्लाइन तो क्लियरली चार्ट पे विजिबल है। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली वो क्लियर कट डाउनसाइड का सिलसिला बरकरार रहेगा। एमटेक ऑटो से दूर ही रहें। अगर आपके पास है तो इस समय एग्जिट करना शुरू करें क्योंकि बाउंस की कोई संभावना यहाँ पर आती दिखाई नहीं दे रही है, ना चार्ट्स पर और ना ही कोई फंडामेंटल कारण है कि आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन होल्ड करें। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कैसे ही कुछ और काउंटर्स हमारे रेडार पर रहेंगे, आपको बताएंगे कहां पर आज का सबसे फायदेमंद ट्रेड आपको लेना है। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और चंदन तापड़िया। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर रहने वाला है एक्शन, राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। बैंकिंग शेयरों पर चंदन,
क्या उछाल में कोई ऐसा स्टॉक आपको नजर आता है जहां पर शॉर्ट फिर से बनानी चाहिए? क्योंकि देखिए कल जो तेजी हुई है बैंक निफ्टी में 3.25 लाख शेयर कम हो गए फिर से ओपन इंटरेस्ट में 2%, जबकि बैंक निफ्टी ऊपर है। तो पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग के दम पर कितना चलेगा? और दूसरा, जब भी गिरावट होती है ये गिरने में फिर से आगे रहता है, तो ये बताया कि शॉर्ट कहां करेंगे और बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल है आपके पास? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा अनिल जी। कल जो मूवमेंट हुआ था वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई थी, 10% का ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में कम हुआ था, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है और बैंक निफ्टी का जो मेजर मीनिंगफुल सपोर्ट है वो 16,000 से 15,800 के बीच में है। तो मेरे हिसाब से गिरावट आती है तो वो लेवल एक वापस सपोर्ट का काम करेगा। जो ट्रेडर्स है यदि उनको अपॉर्चुनिटी लेनी है तो सेल करके उन लेवल्स तक वेट कर सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में यदि कोई शॉर्ट पोजिशन बनाता है तो 16,800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 16,800 यदि निकलता है तो फिर वापस एक बार बॉटम बनने के चांसेस रहेंगे। बट फिलहाल 16,000 से 15,800 तक के लेवल है, वो एक मेजर सपोर्ट है, वो डिक्लाइन में दिखाई देंगे। दूसरी तरफ सेक्टर वाइज बात करें तो मेरे हिसाब से पीएनबी एक है जो थोड़ा सा यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्टॉक जो एक 135 के आसपास का सपोर्ट ले रहा था उसको तोड़ के उसके नीचे 2 दिनों से कामकाज कर रहा है, और जब तक 135 नहीं निकलता है नीचे में 127 से लेकर 125 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो 35 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। दूसरा बैंकिंग काउंटर्स यदि आप देखें तो मेरे हिसाब से सिंडिकेट बैंक यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट 2-3 दिन से हो रहा है मार्केट बाउंस बैक की वजह से, बट पिछले सीरीज में यहाँ पे 85% के रोल ओवर हुए और लगातार पिछले 6-7 सीरीज से यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो मेरे हिसाब से सिंडिकेट बैंक की वापस जो रिसेंट लो है 7850 उसको टेस्ट कर सकता है। तो पीएनबी और सिंडिकेट बैंक 2 काउंटर है जहाँ पे थोड़े वीक स्ट्रक्चर है, और यदि बैंक निफ्टी में बिकवाली आती है तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पड़ती हुई नजर आ सकती है। ओके, ये फिलहाल राय इन काउंटर्स पर पीएनबी, सिंडिकेट बैंक में कुछ वीकनेस अगर इफ एट ऑल बाजार क्रैक होता है। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई और उसमें मदरसन सुमी में उन्होंने कहा है कि ये काउंटर यहां से आगे अंडर परफॉर्म करेगा। मयूरेश, 380 का टारगेट था, सीएलएसए ने घटाकर इसे 325 कहा है। मैक्रो वीकनेस जो चाइना में है उसका एक नियर टर्म इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऑटो में थोड़ी बहुत धीमापन देखने को मिल रहा है, उससे भी कुछ प्रेशर रहेगा। अब पिछले 2-3 सत्रों में जब भी बाजार ने स्पाइक दिखाया है, मदरसन सुमी में अच्छी खरीदारी की पोजीशंस आई, क्या वो फिर से लिक्विडेट होंगी? आपकी क्या सलाह होगी? Clearly, Harshit, I think I'll wait for declines. I think 2 मुख्य कारण है। अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस देखें तो मैनेजमेंट वाज वेरी वेरी क्लियर, लोअर कॉपर कॉस्ट की वजह से जिसके डिस्काउंटिंग देना पड़ा उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। और अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें स्पेसिफिकली, आई थिंक मदरसन सुमी, रिफ्लेक्टेक और पेग्यूफॉर्म दोनों में आई थिंक थोड़ा मार्जिन में एक प्रेशर दिखा था, एंड आई थिंक दैट मार्जिन प्रेशर विल कंटिन्यू, क्योंकि इनके जैसे नए प्लांट्स आ रहे हैं, जैसे केपेक्स कर रहे हैं, उसके वजह से थोड़ा दबाव बना रहेगा इन टर्म्स ऑफ द कंसोलिडेटेड मार्जिन। जहां तक आई थिंक इनका ऑर्डर बुक का सवाल है, एटलीस्ट ऑन द इंटरनेशनल साइड, आई थिंक दैट order book is quite meaningful. इसलिए I think structural story remains with Motherson Sumi, but China slowdown, Latin American markets में slowdown, I think US markets में जैसे ये capex कर रहे हैं probably increase their spending and their output there as well. I think it will take some amount of time. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं I think the stock might underperform at least for the next 2 to 3 quarters considering the entire auto pack, and जैसे इनका capex intensity बढ़ता जाएगा वहां पे एक थोड़ा pressure आएगा in terms of free cash flows. तो in that sense itself I think I'll wait for declines onto this counter. हालांकि I think structural story is still very good for Motherson Sumi over the next 2 to 3 years, but I'll wait for better levels to enter Motherson Sumi, not at this point in time. ओके, तो ये राय आती है। लेकिन इस बीच ओएनजीसी पर एक बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। रूस की जो एक कंपनी है रोजनेफ्ट, वहां पर वैंकोर फील्ड के लिए यहाँ पर एक टाई अप किया है, ओएनजीसी ने करार किया है, 15% हिस्सेदारी वहां पर की जाएगी, खरीदी जाएगी, और ये तीसरा करार है ओएनजीसी का वैंकोर फील्ड में 15% हिस्सा खरीदने के लिए। $185 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होगा और $126 करोड़ का पेमेंट किया जाएगा। इसी पर बातचीत करते हैं कितना अहम ये एक्विजिशन है, ये स्टेक खरीदना ओएनजीसी के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग स्टार के पीयूष जैन हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, जो कि ऑयल एंड गैस स्पेस को बहुत नजदीकी से देखते हैं, ट्रैक करते हैं। पीयूष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक काफी लंबे समय से रोजनेफ्ट का नाम हम सुन रहे थे और लग ये रहा था कि रोजनेफ्ट हिंदुस्तान में एसआर ऑयल में स्टेक खरीद सकती है या कुछ एसेट्स खरीद सकती है, लेकिन अब खबर ही आई है ओएनजीसी वहां पर रोजनेफ्ट के ब्लॉक्स में 15% हिस्सेदारी खरीद रही है। कितना बड़ा फायदे की बात ओएनजीसी के लिए देखते हैं आप इस एक्विजिशन को? हाँ, गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए मुझे। आई थिंक यहाँ पे 2 चीजें हमें देखनी होंगी। सबसे पहले रोजनेफ्ट के लिए उनके लिए जरूरी है वो इंडिया में अपना
शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं बिजनेस का, बिकॉज प्राइमरीली अगर आप देखें ऑयल एंड गैस बिजनेस जो है काफी मुश्किलों से गुजर रहा है, और चूंकि वेस्टर्न मार्केट से उन्हें ज्यादा मुश्किल आ रही है गैस बिजनेस में, तो जनरली चाह रहे हैं वो एसआर के साथ टाइप की बात हो या फिर अभी ओएनजीसी के साथ हो, वो जनरली चाह रहे हैं। इंडिया एक काफी बढ़ता हुआ हाइड्रोकार्बन मार्केट है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं ओएनजीसी भी रशिया में जनरली अपना ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस है वो बढ़ाना चाह रहा है। तो जो 15% स्टेक मिला है वो एक तरीके से फ्यूचर के लिए अपना ऑयल का जो शेयर है वो लेने की कोशिश है। जहां तक बात है स्टॉक के लिए कितने फायदे की बात है, नजदीक में ये जो शेयर लिया भी गया है इसमें कुछ टाइम लगेगा आपको ऑयल की आपूर्ति में और स्टेक में, लेकिन यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी होगी अभी जो ऑयल के दाम है वो काफी कम है, और इसीलिए बहुत ज्यादा रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो है, जो कि नॉर्मली स्टॉक के लिए फायदे की बात होती है, वो अभी उम्मीद करना बेमानी है। और स्पेशली दूसरी बात ये है कि ओएनजीसी का गैस में काफी ज्यादा स्टेक है, तो जब तक गैस के दामों में एक साथ साथ बढ़त नहीं दिखती है, गैस पॉलिसी चेंज नहीं होती है, और जब तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के भाव में एक बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है, तब तक आपको थोड़ा सा प्रेशर दिखता रहेगा। ये डील होने के बाद भी ये हमें ध्यान रखना होगा कि आज की तारीख में ऑयल एंड गैस मार्केट में आप जो भाव चल रहे हैं उस पर नॉर्मली, और जो फील्ड की भी बात कर रहे हैं हम, वो थोड़ी सी डीप वाटर फील्ड है, तो इसलिए उसमें इतना रिटर्न की बात नहीं है। ये जो डील हुई है ये मेजरली ऑयल सिक्योरिटी के लिए हुई है कि इंडिया में ऑयल बेसिकली लेके आएंगे। ओके, शुक्रिया पीयूष आपका एक तुरंत और फटाफट विश्लेषण इस खबर पर देने के लिए। तो ओएनजीसी के लिए एक अच्छा एक्विजिशन, और रोजनेफ्ट भी हिंदुस्तान में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत, पहला सौदा, बने रहिए।